यूपी में विजन 2047 को लेकर विधानसभा के अंदर 24 घंटे की मैराथन चर्चा हो रही है। योगी सरकार ने अपने काम गिनाए और 2047 के लिए टारगेट भी बताया। उड़ने वाली कारों से लेकर तैरने वाली कारों तक अपने सदन में सपने भी दिखाए गए। किसान, नौजवान, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर क्षेत्र को लेकर दावे भी किए गए। लेकिन चर्चा के केंद्र में योगी राज की कानून व्यवस्था आ गई, महिला सुरक्षा आ गई, दलित पिछड़ों को न्याय आ गया है। क्योंकि कौशांबी के चैल विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की विधायक पूजा पाल ने भरी सदन में चीफ मिनिस्टर योगी की तारीफों के साथ पुल बांध दिया। 2005 में अतीक अहमद के भाई को चुनाव में हराने के बाद जिस राजू पाल की हत्या की गई थी, उनकी पत्नी ने, पूजा ने, विधानसभा में बार बार अतीक के दहशत के साम्राज्य के खात्मे को लेकर अपने क्षेत्र की पीड़ित जनता की तरफ से बार बार योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद कहा। हालांकि खबर है कि समाजवादी पार्टी ने पूजा पाल को पार्टी से तुरंत ही निष्कासित कर दिया है, जिसके बाद पूजा पाल ने कहा है कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीए का नारा देने वालों को ने एक पिछड़ी महिला को पार्टी से निकालकर अपनी खोखली राजनीति दिखा दी। दूसरी तरफ सीएम योगी ने पीडीए वाले नारे को लेकर अखिलेश यादव पर परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी चलाने का तंज कसा है। उसे लेकर अब अखिलेश यादव का भी जवाब आ चुका है। तो क्या कह रहा है यूपी सरकार का विजन 2047 और 47 के सपने पर कैसे भारी पड़ गई है 2027 की चुनावी सियासत? पूजा पाल जैसे विधायकों की बगावत अगले चुनाव को लेकर क्या इशारे करती है? यूपी आज एक नई पहचान बनी है। न्याय दिलाने का काम किया, उत्तर प्रदेश की जनता को इस तरह की महिलाओं को न्याय दिलाने का काम। बहुजन समाज के, दलित समाज के लोगों को चिढ़ाने का काम करते हो। सशक्त राष्ट्र के लिए सशक्त उत्तर प्रदेश का सपना लेकर विधानसभा में 24 घंटे की मैराथन चर्चा चली तो सरकार ने कामयाबियां गिनाई, लक्ष्य बताए तो विपक्ष ने कमियां गिनाई, गलतियां बताई। लेकिन समाजवादी पार्टी की विधायक पूजा पाल ने जब सदन में सीएम योगी की तारीफों के पुल बांधने शुरू किए तो समाजवादी विधायक सुन नहीं पाए। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने मेरे छुपे हुए उन आंसुओं को देखने का काम किया जो वर्षों में किसी ने देखने का काम नहीं किया। मेरा दुख, मेरा तकलीफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखने का काम किया और सही मायने में मुझे न्याय दिलाने का और देने का काम किया। ये पूजा पाल है, कौशांबी के चायल सीट से समाजवादी पार्टी की विधायक हैं, लेकिन इनका ये भाषण सुनकर इन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। मुझ जैसे पता नहीं कितने प्रयागराज में पीड़ित परिवार को माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसे अपराधियों को दंड दे करके उनको न्याय दिलाने का काम किया है। और कल शायद मेरी प्रयागराज की जनता मुझे सुनेगी तो वो लोग भी माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देने का काम करेंगे पुनः दोबारा। दरअसल पूजा पाल साल 2023 में प्रयागराज में हुए गोलीकांड में मारे गए गवाह के बाद सीएम योगी के 2023 फरवरी में सदन के अंदर दिए गए उस बयान का जिक्र कर रही थीं, जिसमें सीएम ने माफिया को मिट्टी में मिलाने का बयान दिया था और साल भर के अंदर माफिया को मिट्टी में मिलते देखा गया। अतीक और अशरफ दोनों मारे गए। पूजा पाल उन्हीं राजू पाल की पत्नी हैं, जिन्होंने अतीक अहमद के भाई अशरफ को 2005 विधानसभा चुनाव में हराया था और फिर उनकी हत्या कर दी गई थी। उसी अतीक अहमद के दहशत के साम्राज्य का खात्मा करने के लिए पूजा पाल सदन में सीएम की तारीफों के पुल बांधे जा रही थी। तो मानने वाले भगवान जी, हनुमान जी को मानने वाले हैं, ऐसे मुखिया उत्तर प्रदेश के सरकार के मुख्यमंत्री बने और शायद मेरी दम घुट रही थी और शायद मुझे दिक्कत हो रही थी और शायद मैं लड़ते लड़ते कहीं न कहीं अंदर से टूट रही थी। इधर विधानसभा के विशेष सत्र की चर्चा खत्म भी नहीं हुई। उधर समाजवादी पार्टी ने पूजा पाल को पार्टी से निकाल दिया। कि वो समाजवादी पार्टी से विधायक थी, अगर इतना ही उन्हें वो था तो शायद समाजवादी पार्टी में उन्हें आना नहीं चाहिए था। पूजा पाल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारी छोटी बहन है पूजा पाल। उस गरीब अति पिछड़ी जात की महिला ने विधवा होने के बाद इतने बड़े राक्षस से संघर्ष किया। हम पूजा पाल जी को सलाम करते हैं। पहले तो समाजवादी पार्टी ने पूजा पाल को बोलने नहीं दिया, उनको बोलने पर ही आपत्ति करी और कई मिनट तक इसको झगड़ा झंझट शुरू रखे। उन जो पीड़ा उसके वर्षों वर्ष से मन में भीतर थी, उस पीड़ा को भी उन्होंने व्यक्त किया और पीड़ा को जो शांत किया
माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक्शन लेकर अतीक अहमद के खिलाफ, तो उसके कारण उसको जो रिलीफ मिली है उस भावना को भी उन्होंने सदन के सामने व्यक्त किया है। वैसे तो विधानसभा में ये चर्चा यूपी को विकसित बनाने के लिए 2047 के लिए थी, लेकिन पूजा पाल के दावे ने कानून व्यवस्था को लेकर अखिलेश राज बनाम योगी राज में फर्क की चर्चा शुरू कर दी। यूपी सरकार दावा करती है कि योगी राज में माफिया की 4000 करोड़ से अधिक की अवैध संपत्ति जब्त की जा चुकी है। गैंगस्टर एक्ट में 14000 करोड़ की संपत्तियां जब्त की गई हैं। 68 बड़े माफिया, 1400 गैंग सदस्यों पर 700 मुकदमे दर्ज किए गए हैं और माफियाओं के 350 हथियारों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं। बड़े और संगठित अपराधों पर योगी सरकार की कार्रवाई का असर कानून व्यवस्था पर भी देखने को मिला है और प्रदेश के अपराध में भी कमी दर्ज की गई है। योगी सरकार का दावा है कि योगी राज में पिछली सरकार के मुकाबले गंभीर अपराधों में 85% तक कमी हो चुकी है। मसलन डकैती में 85%, चोरी में 77%, हत्या में 41% की कमी हुई है। हालांकि विपक्षी दल कानून व्यवस्था के नाम पर योगी सरकार की कामयाबियों पर भी सवाल उठाते हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि योगी राज में आम लोगों को अपराध से बहुत ज्यादा राहत नहीं मिली है, क्योंककि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े कहते हैं कि साल 2012 में जिस यूपी में 4966 हत्या, 1963 बलात्कार और 8878 अपहरण के केस थे, वो 2017 में 4324 हत्या, 4246 बलात्कार और 19921 अपहरण के मामले दर्ज हुए थे। और फिर योगी राज में भी 3491 हत्या, 3690 बलात्कार और 16263 अपहरण के मामले दर्ज हुए थे। बहरहाल योगी राज में कानून व्यवस्था की चुस्ती पुलिस मुठभेड़ों के कारण चर्चा में रही है और पिछले 7 साल में 8000 एनकाउंटर में 222 दुर्दांत अपराधी ढेर हो चुके हैं और 8118 घायल अपराधी पकड़े जा चुके हैं। योगी राज में 80,000 अपराधी जेल जा चुके हैं। 900 दुर्दांत अपराधियों, दंगाइयों पर एनएसए लगाया जा चुका है, जिसका असर अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने में दिखा है और अपराध मुक्त यूपी तरक्की की राह पर आगे बढ़ने के लिए सबसे बड़ी गारंटियों में से एक है। आज तक ब्यूरो। पहला सवाल दंगल में हमारा यही होगा कि क्या योगी राज में यूपी में पिछड़ों, दलितों, पीड़ितों को माफिया राज से मुक्ति मिली है, जिस तरीके से पूजा पाल ने दावा किया था। दूसरा सवाल, क्या 2027 की चुनावी चुनौतियों से ध्यान भटकाने के लिए 2047 का यह विजन पेश किया गया है? इस विजन को लेकर कई सवाल पूछे जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी कह रही है कि विजन डॉक्यूमेंट नहीं, रीजन डॉक्यूमेंट दीजिए। तीसरा अहम सवाल कि क्या विधायक पूजा पाल के खिलाफ कार्रवाई अखिलेश यादव के पीडीए नारे के खिलाफ है? तो इन 3 सवालों के साथ हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहला सवाल, जाहिर सी बात है कि अनुराग भदौरिया आप ही से करना पड़ेगा। आप ही की विधायक, चर्चा होती है वहां पर योगी आदित्यनाथ के तारीफों के पुल बांधती है। वो कहती है कि जिस तरीके से अतीक अहमद पर कार्रवाई हुई, इसके लिए योगी आदित्यनाथ की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। जो आप नहीं कर पाए वो उन्होंने करके दिखाया और उसके बाद पार्टी उन्हें पार्टी से निकाल देती है। ये कहां कहानियां है? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। जो बीजेपी नहीं कर पाई वो हमने करके दिखाया था। पूजा पाल जी को सदन में पहुंचाने की जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी ने उठाई थी। उनको सम्मान दिलाया, समाज में न्याय दिलाया और उनको समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं ने मिलकर चुनाव लड़ाया, जिसका विरोध भारतीय जनता पार्टी के एक कैंडिडेट उनके सामने लड़ रहे थे। आप भारतीय जनता पार्टी को इतना ही उनको सम्मान करना था तो कैंडिडेट नहीं देना चाहिए था ना। तब तो आप जाके कैंपेन नहीं कर रहे थे उनके खिलाफ, तब तो पूजा पाल को हराने की बात कर रहे थे। लेकिन समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता डट के पूजा पाल जी को जिताने में लगे थे और जिता के सदन पहुंचाया। आज सदन में जिस तरह से वो बोल रही है, ये समाजवादी पार्टी की देन है। उसके बाद पूजा पाल जी लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के चुनाव में उनका प्रचार करते नजर आई और जब बाई इलेक्शन हो रहा था राज्यसभा का, जब अभी चुनाव हो रहा था, तब भी उन्होंने क्रॉस वोटिंग की। तो समाजवादी पार्टी को अनुशासनिक कार्रवाई तो पार्टी करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को देखो राजनीति करने के चाल देखिए। अभी आपने देखा बलरामपुर में दरिंदे पीछे पड़े थे, एक दिव्यांग युवती दौड़ रही थी अपनी इज्जत बचाने के लिए। दिव्यांग युवती दौड़ रही थी बलरामपुर में। सोचिए आप, ये हालत कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश के अंदर में है। जुलाई में स्कूल में एक वैन में बच्ची के साथ अन्याय हुआ और रही में 5 दिन पहले युवती ने
कि किस तरह से अन्याय हो। उसके आपने देखा 13 जुलाई को हरदोई में दलित महिला की हत्या हुई, 27 जुलाई को बाराबंकी में महिला सिपाही की हत्या हुई, सोचिए आप। और यहां 2 अगस्त बांदा को ऑटो रिक्शा में स्कूल छात्रा के साथ अन्याय हुआ, और जुलाई लखनऊ में वैन में बच्ची के साथ अन्याय हुआ। और दूसरी बात सुन लीजिए, ये उत्तर प्रदेश है, इस उत्तर प्रदेश में महिलाओं को न्याय देने का काम समाजवादियों ने किया है। 13 महिला विधायक हैं समाजवादी पार्टी से, और जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं उनकी संख्या में अगर देखा जाए तो 11.7% हैं वो। और लोकसभा में देखा जाए तो हमारी 5 महिलाएं लोकसभा से जीत के गई हैं, 5 महिलाएं, सोचिए आप। और भारतीय जनता पार्टी की कितनी महिला गई है लोकसभा में उत्तर प्रदेश से? एक महिला, हमारी 5 महिलाएं हैं। ये हम महिलाओं को सम्मान की बात करते हैं। दूसरी बात, लास्ट बात, एक इनके प्रवक्ता थे जिनका नाम था राजस्थान से कृष्ण कुमार जी, इनको पार्टी से निकाल दिया गया भारतीय जनता पार्टी ने। क्यों? क्योंकि उन्हें धनखड़ साहब की और सतपाल मलिक जी की उन्होंने तारीफ कर दी, उनके साथ अन्याय हुआ, इसका उन्होंने विरोध किया, तो उसके खिलाफ इन्होंने एक्शन लिया, उसको पार्टी प्रवक्ता पद से हटा दिया। कि हमने सवाल उठाया, क्योंकि पार्टी की बात है, पार्टी जाने। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी, जब हम लोग कोई अपनी पार्टी संगठन मजबूत करने की बात करते हैं, या कोई पार्टी का अनुशासन, पार्टी का सिपाही कोई पार्टी के संविधान को नहीं मानता, पार्टी के अनुशासन को भंग करना और उसके बाद पार्टी के विधायक के खिलाफ कार्रवाई करना, यह बात अलग बात है। हम चर्चा इस बात की भी कर रहे हैं कि अतीक अहमद जैसे नेता पर जब कार्रवाई की गई, जिसके खिलाफ कई सारे मामले दर्ज थे, कई बार इनको लेकर शिकायत की गई थी, लेकिन क्या किसी के भी शासन में उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी कि नहीं की गई थी, उसी पर मैं आऊंगा और कुछ आंकड़े भी आपके सामने रखने। लेकिन सबसे पहले जरा के शर्मा जी से जवाब ले लेते हैं। जो सवाल समाजवादी पार्टी उठाने की कोशिश कर रही है कि एक तरफ तो पूजा पाल है, लेकिन दूसरी तरफ बलरामपुर जैसी घटनाएं, हरदोई जैसी घटनाएं हैं, यह भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सच्चाई है। तो कहीं इसके चक्कर में पूजा पाल की घटना एक राजनीति से प्रेरित के तौर पर नहीं देखी जाएगी? के शर्मा जी। साहिल जी, ये 2 बातें हैं। एक जो है आपराधिक घटनाएं हैं, और दूसरा एक तानाशाही मानसिकता है, और एक खोखला जो एक प्रचार है पीडीए का, उसका खुलासा है। ये 2 अलग अलग विषय हैं साहिल जी। समाजवादी के पार्टी के प्रवक्ता जलेबी की तरह इधर उधर घूम रहे हैं, उनको जवाब देते नहीं बना। एक सिंपल सा प्रश्न आपने उनसे किया कि आपने पूजा पाल को क्यों पार्टी से हटाया, यदि उन्होंने सदन के अंदर जो वो जिस विषय से वो पीड़ित थी उसका यदि वो कहती हैं कि मुझे न्याय मिल गया, उस माफिया से मुक्ति मिली है पूरे प्रदेश को, क्या पूरे देश को, ऐसा माफिया जिसकी पूरे देश के अंदर वो थी दहशत, उससे जो है मुक्ति मिली है योगी जी की सरकार के अंतर्गत, तो उससे इतना जलेबी बना। अरे ये परिवारवाद, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के यादव परिवारवाद से बाहर सोच ही नहीं सकती। ठीक कहा आज योगी जी ने, ये कुएं की मेंढक से ज्यादा की सोच नहीं आपकी। ये वही अतीक अहमद है ना जिसके कुत्ते से जाकर मुलायम सिंह हाथ मिलाते थे। ये कैसे न्याय दिलाते पूजा पाल को, जिसने हत्या की, जिसने आरोप लगाया, और ये उसकी प्रशंसा के गीत गाते नहीं थकते थे। मुख्तार अंसारी के घर जाने के बाद जिसके ऊपर 70 केस, 10 केसों पे उसे सजा हो चुकी थी, वहां जाके अखिलेश यादव कहते हुए एक प्रतिष्ठित परिवार का व्यक्ति है। तो माफियाओं का इस तरह से प्रशंसा करने वाली समाजवादी पार्टी, उत्तर प्रदेश की जनता गलत नहीं कहती साहिल जी कि समाजवादी गुंडों और माफियाओं की पार्टी है। ये सही बात है, इसीलिए इस तरह के इनको जो है तमगे वहां मिले हुए हैं। ये गुंडों और माफियाओं की पार्टी उत्तर प्रदेश की जनता समाजवाद को इसीलिए कहती है समाजवादी को। वैसे समाजवादी है नहीं, एक खानदान की पार्टी है मात्र रह गई है। तो इनको क्या है, आज ये बर्दाश्त नहीं है कि एक पिछड़े वर्ग की महिला जिसको अन्याय से, जो अन्याय सह रही थी, उसको न्याय मिला, और यदि उसने आके सदन में सत्य कह दिया कि मुझे जो है न्याय मिला है योगी जी के शासन में, तो उस जो है दलित, जो पिछड़े समाज की महिला के प्रति इतनी नफरत हो गई आपको, आप उसको पार्टी से बाहर निकाल दिए। इस ये कहते हुए कि साहब आप अनुशासन, अरे अनुशासन आप जो कहानी कर रहे हो उस समय क्यों नहीं निकाला? आज जब वो सदन में सच्चाई बोल गई और बताया, और ये सच है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि अतीक अहमद से, एक तरफ तो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है आपका पीडीए, और दूसरी तरफ कहीं 2027 के पहले, अब जैसे पूजा पाल को तो आपने निकाल दिया, लेकिन आप ही के पार्टी के विधायक है अभय सिंह, वो उनकी तारीफ कर रहे हैं कि नहीं जो कह रही है वो सही कह रही है।
तो जरा एक बार देख लेना चाहिए था कि इतनी बड़ी चर्चा हो रही थी उससे पहले। जी देखिए अभय सिंह वही विधायक हैं, ये सब राज्यसभा के समय में किस लालच से और किस वजह से गए, किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये दल बदल के गए हैं, इन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, उसमें पूजा पाल जी भी थी और जिनका नाम ले रहे अभय सिंह वो भी थे। इनको सम्मान भारतीय जनता पार्टी में नहीं मिला था, समाजवादी पार्टी ने विधायक बनाया था। उनकी आत्मा जानती होगी, किसी का नाम कितनों का लें। और जो राज्यसभा जीते हैं उनका भी सम्मान समाजवादी पार्टी ने ही पहली बार उनको राज्यसभा भेजा था। ठीक है, समय के अनुसार लोग लालच में बदल जाते हैं। अब लालची लोगों को अगर आप ये कहोगे कि उनके अंदर में नैतिकता है, तो उनके अंदर नैतिकता नहीं होती है। ऐसे राजनेता ये राजनेता नहीं होते हैं। ये लालच की वजह से, कुछ स्वार्थ की वजह से कहीं ना कहीं किसी की बातों में आके, कहीं के किसी पार्टी की गोदी में बैठ के फिर उस तरह की बातें करने लगते हैं जैसे अभय सिंह जी कर रहे हैं। दूसरी बात, हमने आपको पहले ही बोला था, जहां तक आप परिवारवादी पार्टी की बात करते हो तो मैं तो कहता हूं परिवार होना तो गर्व की बात है, और मैं डंके की चोट पे बोलता हूं। परिवार होना क्या यहां पे गुनाह है? अगर कोई किसी नेता में काबिलियत होगी और नेता को जनता चुनेगी तो नेता जीतेगा। श्री अखिलेश यादव जी को जनता चुन रही है, 37 सीटें जनता ने दी है, किसी परिवार ने नहीं दी है। लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, जनता वोट करती है, जनता ने जिताया है। अगर जनता ने जिताया तो इसके मतलब है परिवारवाद बोल के आप जनता का अपमान कर रहे हो। अगर आप पे पलट के सवाल पूछ ले तो पीडीपी के साथ सरकार तो आपने बनाई थी, परिवारवादी पार्टी थी। पासवान जी के साथ आप चलते हैं, परिवारवादी पार्टी है। टीडीपी के साथ आप चल रहे हैं, परिवारवादी पार्टी है। बताइए, पीडीपी के साथ, टीडीपी के साथ, शिवसेना के साथ, किसके साथ आप नहीं परिवारवादी पार्टी के साथ? मैंने सत्ता बनानी होती है तो परिवारवादी पार्टी आपको देखनी पड़ती है। अजीत पवार के साथ आप हैं क्या? परिवारवादी पार्टी नहीं? जरा बता दीजिए मुझे। चौटाला जी के साथ आप रहे, परिवारवादी पार्टी नहीं है क्या? बता दीजिए मुझे। सत्ता पानी होती है तो कोई दिक्कत नहीं, पूरी सिंधिया परिवार अपने साथ ले आएंगे। जितिन प्रसाद से लेकर सिंधिया जी से लेकर राजनाथ सिंह जी का परिवार, आदरणीय कल्याण सिंह जी का परिवार, सबका परिवार ले आएंगे, तब आपको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सत्ता की खानी होती है। लेकिन जब आपके हाथ से सत्ता जाने लगती है तब आपको भ्रष्टाचार दिखाई देने लगता है। परिवार कहते हुए रुक गई, दिखाई देने लगता है, क्योंकि आतिक अहमद को जो खत्म किया है वो यूपी सरकार ने खत्म किया है, और सच्चाई कुछ और है। आपको भी पता है कि किस तरीके से उनकी हत्या हो गई थी सबके सामने। और अब ये परिवारवाद की बात भी यहां पर कर रहे हैं कि आपको जब सूट होता है तब परिवारवादी पार्टी आपको चलती है। देखिए मैं परिवारवाद की बात क्या कर रहा हूं। इन्होंने कहा कि योग्यता है इसलिए दे रहे हैं। केवल मुलायम खानदान के लोगों में योग्यता है, यादवों में? चाचा चाची, भाई भतीजा, बीबी से लेके साला साली, 22 लोग, 22 लोग। अरे बीच में मत बोलवाइए, मैंने बीच में नहीं बोला। देख नहीं सकते, अनुराग भदौरिया जी बीच में नहीं, प्लीज शर्मा जी को बात खत्म करने दीजिए। बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं, उनके पास भी जाएंगे। भदौरिया जी प्लीज, ठीक है शर्मा जी बात खत्म करिए। बार बार ये सर ने बोल के आप क्या दर्शाना चाहते हो? क्या दर्शाना चाहते हो? बार बार सर नेम ले रहे हो आप, यादव बोल रहे हो आप, क्या दर्शाना चाहते हो? सर इसको बंद कराइए ना साहिल जी, आप बंद नहीं कराएंगे तो रुकेगा नहीं। के शर्मा जी बोलिए। रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी है, सुन रहे हैं, एक कैसेट रख के आता है ये। हाँ, अब मैं बताता हूँ सर, मैंने क्या बोला। पूरे उत्तर प्रदेश में यदि मैं इनकी बात मान लूं तो केवल मुलायम खानदान यादव है, उसके अलावा कोई यादव नहीं है उत्तर प्रदेश में। या इन्हीं के मुलायम खानदान के जो लोग हैं वही केवल पिछड़े वर्ग के लोग हैं। और 22 लोग इनके यहां जो है जनप्रतिनिधि और जन नेता बन जाते हैं एक परिवार के अंदर। बाप के हटते ये बेटा अध्यक्ष हो जाएगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष। मुलायम सिंह के हटते ही अखिलेश यादव योग्य हो गए, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए। ये है परिवारवाद। चांदी के चम्मच से पैदा हुए हैं ये लोग। और एक बताते हैं, मैं पूछता हूं कि एक उत्तर दे दे आज जो यदि यहां पर भदौरिया बैठ के तो मैं मान जाऊंगा। ये बता दे कि एक विधानसभा जो है जरा परिवारवाद के आरोप पर अपने नेतृत्व में, ठीक है शर्मा जी, जरा योगी आदित्यनाथ भी किस परिवारवाद से आते हैं ये अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं। जरा अखिलेश यादव की बाइट भी सुन लेते हैं, अखिलेश यादव की बाइट भी सुन लेते हैं। उन्होंने योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या कहा है इस परिवारवाद के मुद्दे को लेकर, क्योंकि पीडीए का एक नया चीज यहां पर रखने की कोशिश हो रही है। जरा एक बार सुन लेते हैं अखिलेश यादव, उस पर भी आपकी प्रतिक्रिया लूंगा ना, एक साथ ही आप बात कर लेंगे। जरा अखिलेश यादव क्या बोले वो सुन लेते हैं जरा। पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात। माइक आईडी तो उठवाए जा रहे हो, क्योंकि मुख्यमंत्री जी भी पीडीए के ही निकले हुए हैं। उदाहरण, इनके मामा अगर ना आए होते, अगर इनके मामा मठ में ना होते, मुझे नहीं पता कि किस कारण उत्तराखंड से यहां आए हैं।
ये हमारे प्रवासी मुख्यमंत्री हैं। मामा मठ पे नहीं होते तो योगी आदित्यनाथ भी मठ पे नहीं पहुंचते। शर्मा जी, अखिलेश यादव कह रहे हैं। शायद ऐसा है, अखिलेश यादव का ज्ञान के ऊपर मैं क्या बोलूं। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा रहा है साहिल जी, ये शायद अखिलेश यादव को ज्ञान नहीं होगा। उत्तर प्रदेश का ऐसे ही बट के उत्तराखंड बना है। तो ये क्या है कि ये इस तरह से व्यक्तिगत वार करके जो है अखिलेश यादव भटकाना चाहते हैं, क्योंकि आज उन्होंने एक जो है पिछड़े वर्ग की महिला का अपमान किया है। आज उसके पीछे आज इनका पीडीए का असली मुखौटा हट गया है। एक महिला की आवाज नहीं सुन पाए अखिलेश यादव। ये वैसे अपने पिता की आवाज भी नहीं सुन पाए थे। आपको याद होगा, सार्वजनिक मंच से उनके सामने से माइक खींच लिया था अखिलेश यादव ने। जो अपने पिता की बात नहीं सुन पाया, उन्हें सरेआम बेइज्जत किया, अपमानित किया और मुलायम सिंह जी को, वो किसी महिला को कैसे छोड़ दे। आज वही काम किया उन्होंने। पूजा पाल को पार्टी से निष्कासित करके एक पिछड़े वर्ग की महिला की पीड़ा को सुनने की ताकत आज नहीं है अखिलेश यादव के अंदर में। इसीलिए मैं चुनौती से बोला था। 2012 के याद साहब मुलायम सिंह जी चुनाव लड़े थे, इनको बना दिया था विरासत में। आज तक एक विधानसभा नहीं जीत पाया अखिलेश यादव अपने बलबूते पर। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि ये विरासत पुत्र हैं, ये केवल परिवारवाद के जनक वो पुत्र हैं। तानाशाही मानसिकता लेके पलते हैं, अपने खिलाफ नहीं सुन सकते। जैसे राहुल गांधी कर्नाटक के अपने मंत्री रेवन्ना की बात नहीं सुन पाए। लोकसभा चुनाव में शर्मा जी, लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी यही कहने की कोशिश कर रही है ना शर्मा जी, के शर्मा जी, समाजवादी पार्टी यही कहने की कोशिश कर रही है ना कि लोकसभा चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। लोकसभा चुनाव के बाद लोगों ने तो उनको वोट दिया है ना, उसके बाद भी। देखिए ये बात भी तो सही है ना। साहिल भाई एक मिनट साहिल भाई एक मिनट सुन लीजिए, मुझे जवाब दे दीजिए, फिर इसको बुलवा लीजिए। अब आप मुझे बोलने तो दीजिए। साहिल जी, आपने प्रश्न मेरे से किया ना। हाँ बोलिए, जल्दी बोलिए साहिल जी, जल्दी बोलिए। अनुराग भदौरिया के पास भी जाना है, बोलिए। आपसे बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, मैं समझ सकता हूं कि आप अच्छे से समझते होंगे कि लोकसभा का चुनाव और विधानसभा के चुनाव में अंतर क्या होता है। लोकसभा चुनाव देश का चुनाव होता है, एक प्रदेश की जीत और हार नहीं होती है। एक प्रदेश में कोई ऐसे तो कहेंगे तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, इस सभा तो 0 सीटें हैं इनकी। क्या वैल्यू है पूरे देश के 35 राज्यों में? देश के लोकसभा होगा, देश का चुनाव होगा तो 36 राज्यों का चुनाव होगा ना। तो 35 राज्यों में तो समाजवादी पार्टी 0 सीट है। आप इस तरह से तुलना करेंगे क्या आम चुनाव का और जो है विधानसभा चुनाव का? एक स्टेट से फैसला होता है क्या? चलिए अनुराग भदौरिया जवाब दीजिए जल्दी से, उसके बाद कुछ आंकड़े रखेंगे और मुझे अनिल यादव जी के पास भी जाना है। जल्दी से अनुराग भदौरिया। देखिए भारतीय ऐसे कोई तुलना होता है? देखिए भारतीय जनता पार्टी की खिसियाहट देखिए। जब मुख्यमंत्री जी की बात श्री अखिलेश यादव जी ने की तो कह रहे व्यक्तिगत हो गया। अब नेताजी की बात करके, उनके पिताजी की बात करके तो व्यक्तिगत नहीं हुआ। कमाल की बात भारतीय जनता पार्टी का, कैसा चेहरा लेके आते हैं। कई एक चेहरे में ना जाने कितने चेहरे लगे। जब उनको बोला इसलिए बता दिया। लोकसभा का कंपेयर आप विधानसभा से मत करो। जब आपने व्यक्तिगत बोला तो आप व्यक्तिगत सुनने की भी ताकत रखो। मैं आपके बीच में नहीं बोला भाई, चुप कराइए। व्यक्तिगत सुन लो, अब आपकी पोल खोल रहा हूं तो परेशान क्यों? अरे सुनो 37, अब मैं बोल रहा हूँ, सुनो ना। शर्मा जी सुन लेते हैं, बाकी लोग भी इंतजार करें। चलिए अनुराग जी आपकी बात खत्म करिए। आपकी बौखलाहट में समझ सकता हूँ, परेशानी समझ सकता हूँ। आप परेशान है, मैं समझ सकता हूँ। हारने डरिए मत, सरकार 27 में जारी काहे बौखला रहे अभी से। 37 सीटें समाजवादी पार्टी गठबंधन मिला के 43 सीटें जीती है। धूल चटाई है अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर में, धूल चटाई है, धूल। ठीक है, मुंह फक हो गया है। और जो बातें तो कर रहे हो लंबी किसकी तूती बोलेगी 2027 में, इसकी सुगबुगाहट थोड़ी बहुत 2047 के विजन डॉक्यूमेंट से आ सकती है। लेकिन कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की असेंबली में कुल मिलाकर जो चर्चा हो रही थी अनिल यादव, वो इस बात को लेकर भी हो रही थी कि क्या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में योगी आदित्यनाथ की सरकार सक्षम रही है कि नहीं रही है। इस बात को लेकर लगातार चर्चा हो रही थी। एक मिनट अनुराग जी, आता हूं आपके पास। और
एक मिनट नहीं, मैं आपने मुझे पूजा बोलने पाल नहीं दिया। आता हूं के स्टेटमेंट के बाद पीछे बोल रहे आप करें आता हूं क्या होता है? नहीं, आप भी बीच में बोले थे अनुराग जी, प्लीज। नहीं अनुराग जी, प्लीज। नहीं प्लीज, हम आपस में डिबेट नहीं करेंगे। हम आपस में डिबेट नहीं करेंगे अनुराग जी, हम आपस में डिबेट नहीं करेंगे। सबको बोलने का मौका मिलना चाहिए। आपसे भी मैंने शुरुआत की थी चर्चा की। अनिल यादव जी, कुल मिलाकर चर्चा इस बात को लेकर हो रही थी जिसपे पूजा पाल का स्टेटमेंट आया और उसके बाद मामला पूरी तरीके से राजनीतिक बनता जा रहा है। लेकिन जो आंकड़े दिखा रहे हैं उसमें तो बार बार यह दिखता है कि 2022 तक जो एनसीआरबी का डेटा है उसमें दिखता है कि नेशनल एवरेज से हर तरीके के जो मर्डर हो, रेप हो, डिकॉइटी हो, लूट हो या क्राइम अगेंस्ट वुमेन, उत्तर प्रदेश के नंबर्स नेशनल एवरेज से बेटर यहां पर नजर आ रहे हैं, बेहतर नजर आ रहे हैं, यानी नेशनल एवरेज से कम। तो ऐसे में अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार आकर कहती है कि हम तो बेहतर कर रहे हैं, हमारे यहां पर जिस तरीके से हम जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाते हैं उसके नतीजे यहां पर दिख रहे हैं, तो क्या गलत होगा अनिल यादव जी? देखिए, मैं समझता हूं क्योंकि आपने एनसीआरबी के डाटा की बात करी है तो आप नेशनल से क्यों कंपेयर करें, आप पिछले डेटा से देखिए ना। आज क्राइम अगेंस्ट दलित जो है वो उत्तर प्रदेश में बढ़ा है या नहीं? 60,000 से ज्यादा मामले हैं, तो ये कैसे हो गए? और जहां तक योगी आदित्यनाथ जी के वादों की बात है तो विधानसभा में जब इंडिया गठबंधन के विधायकों ने पूछा कि टॉप 10 जो माफिया हैं यूपी के, उनकी लिस्ट बताइए, और उनके मंत्री बगल में बैठे हुए मंत्री जब वो लिस्ट पढ़ने लगे तो योगी आदित्यनाथ जी ने उन्हें चुप करा दिया। क्यों भाई, आपको किसको प्रेम है गुंडे बदमाशों से? ये तो साफ नजर आ रहा है। और यही योगी आदित्यनाथ जी, मैं तो जानना चाहता हूं ना कि भाई आपने क्या किया? अब जो पूजा पाल जी की जो जिक्र हो रहा है, जो पूजा पाल जी के लिए कहा जा रहा है, उन्होंने कहा है कि भाई योगी आदित्यनाथ जी ने उसको अतीक अहमद को मिट्टी में मिला दिया। अब हमें तो जहां तक जानकारी है, मुझे तो पता है कि कुछ गुंडे प्रवृत्ति के लोग आए थे, कुछ गुंडे थे, बदमाश थे जो जर्नलिस्ट बन के आए थे। अब वो योगी आदित्यनाथ जी ने भेजे थे। पूजा पाल ये कहना चाहती हैं या क्या कहना चाहती हैं, इसको तो क्लैरिफाई करना पड़ेगा। और मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूं, क्योंकि विधानसभा का सत्र चल रहा है, देखिए किस तरीके से जनता को बौखलाया जा रहा है। ये तो एक छोटा पहलू है उसका। इंपॉर्टेंट पहलू तो ये है कि आज 8 साल की सरकार के बाद जब जनता को जवाब देना चाहिए, जनता को रीजन देना चाहिए कि भाई उत्तर प्रदेश की इतनी बदहाली क्यों है, वहां पर ये 2047 का विजन दे रहे हैं। आप बताइए ना, कौन सा वादा इन्होंने जो आज तक जनता से किया वो पूरा किया है? मैं तो आंकड़े के साथ बैठता हूं क्योंकि के शर्मा जी बैठे हैं यहां पर। 15 जून 2017 में, मैं इस वाली सरकार की तो बात ही नहीं कर रहा, पिछली सरकार में यही सरकार थी, यही मुख्यमंत्री थे और 95% जो कैबिनेट था वो सेम था। ये वादा किया था कि 15 जून 2017 तक गड्ढा मुक्त कर देंगे। आपको कल की घटना बताता हूं। गोरखपुर में मुख्यमंत्री के गृह जनपद में इतने गड्ढे थे सड़क पर कि बारिश पड़ी, पानी भर गया और एक बच्ची उस पानी में डूब के मर गई। बताइए उसको 2047 का विजन डॉक्यूमेंट देंगे उसके घर वालों को? और इनको शर्म नहीं आती, बिल्कुल भी बिल्कुल शर्म नहीं है इस बात पे कि आप कहते थे कि 8 शहरों में हम मेट्रो पहुंचा देंगे। वाराणसी में आ गई, झांसी में आ गई, कहां पे आई है? मेरठ में आ गई? नहीं, इनका काम सिर्फ कागजों पे होता है। और देखिए समस्या क्या है, जिस सरकार को डींगे हाँकने की आदत पड़ जाती है ना, तो फिर वो काम पर बात नहीं करना चाहती है। बताया ना कि बलरामपुर की जो बेटी है जिसका अनुराग भदौरिया जिक्र कर रहे थे, वो दौड़ रही थी, उसके पीछे जो बलात्कारी थे वो भी दौड़ रहे थे, वीडियो बना। मतलब बदमाशों में इतना साहस कैसे आ रहा है? उसका कारण पता है क्या है? क्योंकि आज की तारीख में जनता जितना बदमाशों से डरती है उतना पुलिस से भी डरती है। अभी एटा का एक मामला हुआ, एक बच्चे को, 17 साल के बच्चे को पुलिस ने पीट के मार दिया, कोई कसूर नहीं था, क्योंकि पुलिस तो अपने आप में गुंडी बनी हुई है और पुलिस वाले जो है वो नेताओं से डरते हैं। आपने फतेहपुर का वो वीडियो देखा होगा, एक भाजपा का जिलाध्यक्ष कप्तान को, एसपी स्तर के अधिकारी को फोन करके कहता है कि ये वो सरकार नहीं है और तुम में हिम्मत है तो आ जाओ। इस तरीके से सरकार चलाएंगे आप? ये आपकी स्थिति है। और उसके बाद आप कहेंगे लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है। आपको मैं एक और बात बता देता हूं साहिल जी, मैं धरातल पे रहता हूं, जमीन पे रहता हूं, मुझे क्षेत्र का पता है। जब पुलिस थानों में, चौकियों में एफआईआर नहीं लिखी जाएगी तो आंकड़े कम होंगे। आज थानेदार के पास आप जाइए, चोरी की शिकायत लिखवाइए। आप तो, हम और आप जहां बैठे हैं, ये हाईटेक शहर है नोएडा, यहां पर आप किसी जाइए थाने में, अगर आपकी शिकायत लिख दे तो आपको भगा दिया जाता है कि चलिए जाइए यहां से। तो अतीक अहमद पर जो कार्रवाई हुई, आप नहीं समझते कि अतीक अहमद पर जो कार्रवाई हुई वो कार्रवाई क्राइम के खिलाफ कार्रवाई थी? इस तरीके से जिस तरीके से राज्य में गुनहगारी चल रही थी उसके खिलाफ कार्रवाई थी, ऐसा नहीं मानते? ये सरकार ने चलाई जिस अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई करने से कई सरकारें कतराती थी, उन पर कार्रवाई होना। हाँ साहिल जी, मैं समझता हूं कि जो भी कार्रवाई है, अगर जो
जो गोली चलवाने की जो बात कर रहे हैं कि अगर यदि वो सरकार ने चलाई थी तो आप मुझे खुद बताइए कि क्या वो सही है? कार्रवाई किसी पर भी हो, चाहे किसी मर्डर पे हो, चाहे किसी व्यक्ति पे चोरी की कार्रवाई हो, लेकिन कार्रवाई कानून के तहत होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई साहिल जोशी को अच्छा लग रहा है, एक तरफ योगी मॉडल गुनाह में आप सजाएं मौत देते तो ऐसा जीरो टॉलरेंस की बात करता है, लेकिन विपक्ष बार बार यह कहता है कि पिक एंड चूज की पॉलिसी है। जो उनके नजदीकी है उन पर कार्रवाई नहीं होती है, उन लोगों पर कार्रवाई होती है कि जो उनके खिलाफ खड़े हैं। लेकिन साहिल भाई, जब मैं योगी आदित्यनाथ पर अपनी पुस्तक लिख रहा था 2017 में, जब उनसे पहली बार मिला तो मेरा प्रश्न था कि आपका क्या विजन होगा उत्तर प्रदेश के लिए। उन्होंने कहा मेरा पहला विजन होगा जो मैंने गोरखपुर में देखा है कि पूरा उत्तर प्रदेश माफियाओं से काबिज है। हर जिले का अपना एक माफिया है। आप नोएडा कहें तो वहां किडनैपिंग माफिया है, आप बुंदेलखंड कहें तो वहां पे सैंड चोरी माफिया, आप मेरठ जाएंगे तो वहां पे कार चोरी माफिया, आप प्रयागराज जाएंगे तो वहां चीटिंग माफिया, हर जगह कहीं रंगदारी माफिया है, कहीं भू माफिया, बल्कि इनके तो मंत्री माफिया थे। हमने देखा कि आजम खां इतने बड़े भू माफिया केस में जेल में। तो मैं किस तरह से भू माफियाओं को जो वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, ODOM जिसको मैं कहता हूं, ODOM से मैं ODOP तक कैसे ला सकूं। तो उसके बाद फिर STF बनी, दबिश हुई, लंबी लिस्ट बनी ऐसे दुर्दांत आतंकवादियों की, ऐसे जो विधायक थे, जो मंत्री बन गए पुरानी सरकारों में, जो संसद तक पहुंच गए, उनकी लिस्ट बनी, फिर STF बनी अलग अलग, फिर अलग अलग स्पेशल टास्क फोर्स बनी, फिर आपको पता है 30,000 से ज्यादा अरेस्ट हुए, सबसे बड़ा कन्विक्शन रेट हुआ उत्तर प्रदेश में, उसमें फिर 200-250 लोग मारे भी गए। और उस कन्विक्शन रेट के बाद जब लगा, तब लोगों को लगा कि अब यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ऐसी हुई है कि अब राज अतीक अहमद का नहीं है, अब मुख्तार अंसारी का नहीं है। तब आपको इन्वेस्टमेंट आना शुरू हुआ, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट सबमिट हुई। जब सैमसंग की कंपनी का अपनी डिस्प्ले यूनिट चाइना में बंद करती है तो वो नोएडा में पहुंचती है। तो वो जब चेंज हुआ तो ODOM से लेकर ODOP की जो यात्रा थी, उसने मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश की छवि को बदला, और वही आज हमने विधानसभा में देखा। देखिए, हमने पिछले हफ्ते में देखा 2 बड़े नेताओं को उनकी पार्टियों ने हटाया। एक तो राजू पाल को हटाया, एक केएन राजन्ना को हटाया। केएन राजन्ना ने क्या करा, जो वोट चोरी की जो झूठ था उसके खिलाफ बोल दिया, राहुल गांधी उनको हटा दिया, तो जो सच बोल रहा है उसको निकाल दिया जा रहा है। ये तो मामले होते रहते हैं। उसका उदाहरण राजस्थान का भी दिया अभी अनुराग भदौरिया ने। वहां के बीजेपी के विधायक है, वो तारीफ कर रहे थे, वो सवाल पूछ रहे थे कि किस तरीके से वाइस प्रेसिडेंट पर कार्रवाई हुई या उनको किस तरीके से हटाया गया, कहां पर है वो जगदीप धनखड़, उसके बाद उस पर भी कार्रवाई की गई। तो पार्टी के खिलाफ, पार्टी की भूमिका के खिलाफ कोई बात करता है तो उस पर तो कार्रवाई होती है। देखिए आज अगर पूजा पाल ने, साहिल भाई आप खुद बताइए, आज पूजा पाल ने कुछ भी समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोला, मतलब माफियाओं के खिलाफ बोलना, समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोलना, मतलब समाजवादी पार्टी ने मान लिया कि हम माफिया हैं। अगर माफियाओं के खिलाफ बोलोगे तो मतलब समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोलने जैसा। ये कैसा तर्क हुआ? अनुराग भदौरिया, देखिए आज अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के जो अघोषित प्रवक्ता हैं उनको ये नहीं दिखाई दे रहा है कि नेशनल वुमेन कमीशन में सबसे ज्यादा यूपी की 6,492 शिकायतें दर्ज हुई है महिलाओं की। इसके बारे में कुछ यहां प्रकाश डालेंगे कि नहीं डालेंगे? 7 साल में योगी सरकार में महिलाओं के खिलाफ 2,17,000 मामले दर्ज हुए। एक मिनट सुनिए, आप डालेंगे कि नहीं डालेंगे? जिस तरह से बलरामपुर मैंने आपको बताया कि यहाँ पे दिव्यांग महिला दौड़ रही है, उसके पीछे किससे दरिद्र दौड़ रहे हैं, ये घटना कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की है कि नहीं? सुनिए, उसके बाद इसके बाद भी बीच में चुप रहिए। तो बीजेपी प्रवक्ता बन जाओ भैया, जब बीच में बोलना है तो प्रवक्ता ही तो लिखना है। इतना क्यों बीच में टोक रहे? प्रवक्ता बन जाओ ना, इससे अच्छा पीछे से व्यक्तिगत नहीं करेंगे, मुद्दों पर बात करते हैं। चलिए मुद्दों पर बात करते हैं, वरना मामला भटक जाएगा फिर। और मलूक नागर जी के पास भी जाना है मुझे। देखिए, हमने अनुराग भदौरिया मुद्दे पर हमने 10 सुन तो लीजिए, हमने इनको बोला, ये इन्होंने बड़े आसानी से परिवारवाद की बात बोली, हमने इनको आईना दिखाया तो मुंह फक हो गया। फिर ये व्यक्तिगत बात करने लगे तो व्यक्तिगत हमने इनको आईना दिखाया तो चुपचाप बैठ गए, चिल्लाने लगे। फिर आपराधिक मामले इनको गिना दिए तो चुपचाप बैठ गए। सवाल उठता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में 2017 में जो वादे किए थे, आज 2025 चल रहा है, रोडों पे गड्ढे, लोगों के दिलों में गड्ढे, लोगों सुन तो लीजिए, रोडों पे गड्ढे, लोगों के दिलों में गड्ढे, समाज में गड्ढे, नफरत की राजनीति, धर्म के नाम पे राजनीति, यही इनका धंधा रह गया है। विकास के नाम की कोई चर्चा नहीं, और सपना दिखा रहे हैं यहाँ 2047 का। और आपने जो 2017 में वादे पूरे किए थे, क्या हो गए? क्या उत्तर प्रदेश के अंदर स्मार्ट सिटी बन गई? मैं पूछना चाहता हूं, कितनी स्मार्ट सिटी बनी? मलूक नागर जी, रोजगार आपने बोला था 75 कौन सी सच्चाई मानकर चले उत्तर प्रदेश में? कॉलेज बन गए क्या? ठीक है मलूक नागर जी, कौन सी सच्चाई मानकर चले उत्तर प्रदेश में? एक सच्चाई वो मानकर चले जब जयंत चौधरी कहते हैं मार्च महीने में कि जिस तरीके से ईद के वक्त पे पुलिस कार्रवाई कर रही है वो ठीक नहीं है, इस तरीके का राज नहीं चलेगा। या फिर वो उत्तर प्रदेश की कार्रवाई हम सही माने कि जून महीने में वही जयंत चौधरी आकर कहते हैं कि नहीं नहीं, पुलिस का इस तरीके से रुतबा होना चाहिए, पुलिस का डर होना बहुत जरूरी है।
तो मार्च महीने में जो जयंत चौधरी कह रहे थे वो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है, या जून महीने में जयंत चौधरी कह रहे थे वो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है? आपको क्या लगता है? साहिल जोशी, मैं आपकी बात को तो काटना नहीं चाहता इन दूसरे लोगों की तरह, और आपकी बात को गलत कहने की तो किसी में शायद कहना नहीं चाहिए, पर आप शायद भूल रहे हैं जब कांवड़ यात्रा थी तो जयंत चौधरी ने ही कहा था कि कुर्ते पे लिखवा लें क्या, यानी कि पूरी तरह अगर संवैधानिक तरीके से जो मुस्लिम अच्छे लोग हैं जो कांवड़ यात्रा में मदद कर रहे हैं, और कुछ लोग उनको भी बदनाम कर रहे हैं, जो मीरापुर या पुरकाजी विधानसभा में जब उत्तराखंड से घुसते हैं तो वहां बहुत सारे मुस्लिम खिदमत करते हैं, तो उनकी तारीफ करी थी। तो पता नहीं आप कौन सी चीज को लेकर के खड़े हो गए। जहां तक दूसरी बात है, अगर लोकतंत्र प्रजातंत्र है और हम दोनों तरफ की बात जहां सही होती है करते हैं, तो इसमें भी कमी ढूंढ करके किसी एक चिन्हित करके उदाहरण को लेके आया जाता है। मैं साहिल जी आपको कह रहा हूं कि 17वीं लोकसभा में मैं जरा क्लैरिफाई कर दूं इस बात को। देखिए, दोनों स्टेटमेंट्स उत्तर प्रदेश की पुलिस को लेकर है। मेरी बात तो पूरी दोनों स्टेटमेंट्स उत्तर प्रदेश की पुलिस को लेकर है। पहला स्टेटमेंट मार्च महीने में होता है 2025 में, तब कहा जाता है कि जिस तरीके से पुलिस कार्रवाई कर रही है वो डर ठीक नहीं है, और वही जून महीने में उत्तर प्रदेश की ही पुलिस को लेकर स्टेटमेंट आता है और कहा जाता है कि पुलिस का डर बहुत जरूरी है। तो कौन सी पुलिस, उत्तर प्रदेश की कौन सी पुलिस सही माने हम? साहिल भाई, दोनों स्टेटमेंट जयंत चौधरी जी के, इसके लिए आपको सवाल पूछा मैंने। अरे साहिल भाई, अरे सुन तो लो ना, इसको आगे बढ़ाते हैं ना। एनडीए ज्वाइन करने के बाद जयंत चौधरी ने उत्तर प्रदेश की पुलिस पे भी सवाल उठाए हैं, और बिल्कुल बात रखी। मैं ये कह रहा हूं, ये इसको प्लीज रोको, इसको जब ये बोल रहे थे तो मैं बीच में नहीं बोल रहा था, प्लीज। 17वीं लोग, अरे सुनो, अरे सुनो, वालू जी बोलिए, वालू जी बोलिए, वालू जी को बोलने दीजिए प्लीज। 17वीं लोकसभा, वालू जी को बोलने दीजिए प्लीज, प्लीज बोलिए, बोलिए। 17वीं लोकसभा में 3 समय ऐसे आए, दादरी प्रकरण, गुजर प्रतिहार जो था, उस मुद्दे पे चौधरी जैन जी ने उस समय, मैं तो बीएसपी में था, और अखिलेश यादव जी ने कुछ अच्छी बातें कही थी पिछड़ों से संबंधित, तो हमने खड़े होकर संसद में तारीफ करी थी। हमें तो कुमारी बहन मायावती जी ने नहीं निकाला था। दूसरा, आज की मैंने कई बार नेशनल टेलीविजन पे अगर पिछड़ों की बात आती है, अखिलेश जी की बात आती है, तो मैंने तारीफ की है। जयंत चौधरी जी ने तो हमें नहीं निकाला। तो कहां प्रजातंत्र है, कहां लोकतंत्र है? कर्नाटक में अगर एक पिछड़े समाज का मंत्री रजन्ना कुछ कह देते हैं कि ये जो वोटर लिस्ट बनी है कांग्रेस के कार्यकाल में बनी है, उन्हें निकाल के बाहर फेंकते हो। अगर किसी को ठीक लगता है पूरे सो-कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सभी पार्टियों में, या यहाँ पे जो पूजा पाल ने जो कह दिया, तो उसको निकाल के तुम बाहर खड़ा कर देते हो। तो कहां प्रजातंत्र, कहां लोकतंत्र? और जो पीडीए की बात करते हो, मैं डीओपीटी लॉ जस्टिस में मैं रहा हूं, वहां कांग्रेस के कार्यकाल में सब सीटें खाली पड़ी रहती थी। राहुल गांधी जी खुद कह चुके, पिछड़ों के दलितों के साथ अन्याय हुआ। जब मैं छोटा था, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह के समझ आता था तो अन्याय हुआ है। तो क्या वो देश भर में, आपने पूरे देश भर में पिछड़ों के लिए जल्दी से रैलियां करके माफी मांगेंगे? अनुराग भदौरिया जल्दी से जवाब दीजिए। भदौरिया साहब इस बारे में कांग्रेस के बारे में जुड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी से। छोटा सा जवाब अनुराग भदौरिया, छोटा सा जवाब, उसके बाद कांग्रेस के प्रवक्ता भी बात करें जल्दी से। नहीं, अनिल यादव। देखिए, मैंने आपको पहले बोल दिया कि भारतीय अनिल यादव जी के पास जाऊंगा मैं, पहले अनुराग भदौरिया, छोटा सा जवाब। सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तो देखो, प्रवक्ता जी एक भाग लिए क्योंकि उनका जवाब नहीं होगा। मैं भी पूछने वाला था। 37 सीटें, रुकिए अभी, चुप रहिए। 37 सीटें समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जीत के आई है लोकसभा में, और लोकसभा में जब 37 सीटें उत्तर प्रदेश में जीत के आई है, तो इसका मतलब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को जनता ने उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नेता बना दिया है, और देश की तीसरी नंबर की पार्टी बना दी समाजवादी पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभी भी परेशान, उनके सहयोगी जनता को चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बड़बड़ा रहे हैं, लेकिन जनता ने इनके बड़बड़ाना भी बंद करवा दिया। हालत यह है कि इनके आरएलडी की सीटें कितनी आई,
समाजवादी पार्टी ने तो राज्यसभा भी ले ली थी। आपके यहाँ तो राज्यसभा अनिल यादव कुछ कहना चाह रहे थे। समाजवादी पार्टी है जो सभी का सम्मान करती है। भाई राज्यसभा डीजल का इंजन बज रहा है बीच में, डीजल के इंजन को रोको। चलिए समाजवादी पार्टी जरा सर को शांत करिए। अनिल यादव जी को कुछ कहना है, उसके बाद एसएन सिंह आखिर में बात करेंगे। जल्दी से अनिल यादव बोलिए। सवाल ये है जी देखिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, क्योंकि अभी हमारे साथी ने नागर साहब ने ये कहा कि भाई कांग्रेस के एक नेता ने कुछ कहा तो उन पे कार्रवाई हो गई। मैं तो आपसे जानना चाहता हूं, वो तो चलिए एक विभाग में थे, एक कर्नाटक में थे। सत्यपाल मलिक तो बहुत बड़ा नाम है, आप वेस्टर्न यूपी में भी बड़ा नाम है, देश में भी बड़ा नाम है। बतौर गवर्नर रहते हुए उन्होंने ये कहा कि भाई मोदी जी जो है वो पुलवामा के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। खुद कहा उन्होंने कि हमने बताया ऐसे उदाहरण तो हर पार्टी में मिल जाएंगे। संसाधन चाहिए, नहीं प्रोवाइड। यही तो मजे की बात है कि जिस देश में डेमोक्रेसी की बात की जाती है उसमें पार्टी के भीतर की डेमोक्रेसी पर हमेशा चर्चा होती रहती है, और कोई भी पार्टी डेमोक्रेसी का जतन नहीं करता है, फिर वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, आरएलडी हो, कोई भी हो। मैं नागर साहब से यही पूछना चाहता